हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, बट यस, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? हम क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। और बहुत अच्छे से डिटेल में देखिए, आई शो यू। देखिए, हमने अलग से एक पेपर पे पूरा बना के एंड देन उसको समझा था। तो इसलिए अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं ना, तो आई एम टेलिंग यू, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज़ अटेंड इट, मतलब लाइक ऐसे मिस मत करिए, रेगुलर बेसिस पे अटेंड करिए, तो सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो और आपको समझने में दिक्कत ही ना हो। ओके, अब ध्यान रखिए, हमने क्या बोला था कि इस पूरे प्रोसेस की वजह से ओवरऑल हो क्या रहा है, ल्यूमन में, कहाँ पे, थैलेकोइड की ल्यूमन में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है ना? अब वो किस किस वजह से कलेक्ट होता जा रहा है वो भी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, बट फिर वापस से हम देख लेते हैं कि ये किस किस वजह से कलेक्ट होता है और उससे क्या बनता है। उससे बनता है एटीपी, एंड दैट एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या है ये? दैट इज एटीपी फॉर्मेशन। अब ये कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से रीड कर लेती हूँ। Let us now try and understand how actually ATP is being synthesized in the chloroplast. The chemosmotic hypothesis have been put forward to explain the mechanism, like in respiration. In photosynthesis too, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane. देखिए, रेस्पिरेशन में भी कुछ इस तरह की ही चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक चेन भी होती है पूरी एटीपी की। ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह का ही होता है। नाउ दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। यहाँ पे अब थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। there is a one big difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane. ये एक डिफरेंस है किसमें, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में तो क्या हो रहा है, ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। ठीक है ना? यानी प्रोटोन ग्रेडियंट अंदर बन रहा है, दैट इज इन द ल्यूमन। बट इन रेस्पिरेशन प्रोटोन अक्यूमुलेटेड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्या कि अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कलेक्ट हो रहे हैं। कहाँ? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन कलेक्ट हो रहे हैं लार्ज अमाउंट में। ये एक डिफरेंस है रेस्पिरेशन में एंड फोटोसिंथेसिस में। ठीक है? सो इन रेस्पिरेशन प्रोटोन एक्यूमुलेटेड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस। ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड what causes the proton gradient across the membrane. क्यों बन रहा है? We need to consider again the processes that takes place during the activation of electron and their transport to determine the step that cause a proton gradient to develop. मतलब एक तरह से वो वापस वही सब बातें कर रहा है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या हो रहा है, since the splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, है ना? मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर स्प्लिटिंग जो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ इनर साइड। आई हैव टोल्ड यू। देखिए, ल्यूमन है, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर ही वाटर स्प्लिटिंग की वजह से अंदर ही लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बनते जा रहे हैं। So proton or hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. ठीक है? This is the reason behind कि proton gradient क्यों बन रहा है। Second, as electron move through the photosystem, आपको पता ही है कि ये जो हमारा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 2 देन पूरा हमारा साइटोक्रोम की चेन एंड देन फोटो सिस्टम 1, है ना? तो वो क्या बोल रहा है, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो प्लास्टोक्यूनॉन होता है, जब एक PQH में कन्वर्ट होता है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन लेता है, फिर वापस से ये PQ में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन को कहाँ छोड़ देता है, ल्यूमन के अंदर छोड़ देता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जो हाइड्रोजन आयन अंदर कलेक्ट कर रहा है। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इसका रीज़न, बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, फियोफाइटिन। यहाँ पे नहीं दिखाया है बट मैंने बताया है आपको कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर, फियोफाइटिन, विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर नहीं कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, वो किसको कर रहा है, एक हाइड्रोजन कैरियर को। Hence, this molecule remove a proton from the stroma
while transporting an electron। तो वो अगर एक हाइड्रोजन कैरियर को देगा तो उसे एक हाइड्रोजन भी लेकर देना होगा, तो वो स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन भी उस हाइड्रोजन कैरियर के पास जाता है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier, अब जिसको दिया जब वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले को देता है, which is what प्लास्टोक्यूनॉन है ना, on the inner side of the membrane, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को अंदर की तरफ रिलीज कर देता है। So the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, right? Now third reason that NADP reductase enzyme is located on the stromal side of the membrane। जो NADP एंजाइम है जो कहाँ पे इस फोटो सिस्टम 1 में यूज हो रहा है, तो दिस वन इज लोकेटेड आउटसाइड, स्ट्रोमल साइड में प्रेजेंट होता है, along with electron that comes from the acceptor of electron of plastoquinone 1। प्रोटोन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH, है ना, हाइड्रोजन तो चाहिए। These प्रोटोन आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब वो प्रोटोन कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो इस स्ट्रोमा से इस प्रोटोन को लिया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, स्ट्रोमा में तो हाइड्रोजन आयन कम हो गए और ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, राइट। Hence, within the chloroplast, proton in the stroma decrease in number, while in lumen there is accumulation of proton. This create a proton gradient across the thylakoid membrane, as well as measurable decrease in the pH in the lumen, है ना। अब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हो गया तो वहाँ पे pH डिक्रीज हो जा रहा है, तो अब इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस प्रोटोन ग्रेडियंट को तो ब्रेक करना पड़ेगा, अनइक्वल स्टेट में तो नहीं रह सकते, है ना, मॉलिक्यूल को इक्वलाइज होंगे ही, बट बिकॉज ये आयन है तो कहीं से तो पास हो नहीं सकता, इसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल हमें चाहिए जिसके थ्रू ये आयन पास कर कर बाहर निकल जाए। कहाँ से बाहर निकल जाए, इस ल्यूमन से बाहर निकल जाए, है ना। सो वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटोन ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to stroma through the transmembrane channel of CF0 of ATP synthase, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP synthase बोलते हैं, जिसमें ये होता है CF0 और ये वाला होता है CF1, है ना। इट इज़ एम्बेडेड इनटू दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और ये बाहर की तरफ प्रोट्यूडर रहता है जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है और उसकी वजह से ATP सिंथेसाइज होता है, ठीक है बेटा। नाउ इसी को ही ATP सिंथेज, इस यूनिट को ही ATP सिंथेज बोलते हैं। The ATP synthase enzyme consists of two parts, one called the CF0 embedded in the thylakoid membrane and form a transmembrane channel that carry out facilitated diffusion, है ना, of proton across the membrane। I've told you इसको हम diffusion तो हो रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, बट बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एक फैसिलिटी देनी पड़ी, इसको क्या, एक चैनल प्रोवाइड करना पड़ा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So other portion is called the CF1 and protruded on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. Okay, so the breakdown of gradient provide enough energy to cause a conformational changes in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP, है ना। CF1 में कुछ इस तरह का कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, ATP सिंथेसाइज कर देता है। कीमोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, इसको क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, अ प्रोटोन पम्प, अ प्रोटोन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेज, क्या क्या चाहिए, अ मेम्ब्रेन, प्रोटोन पम्प, अ प्रोटोन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेज। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन to create a gradient or a high concentration of proton within the thylakoid membrane. ATP synthase has a channel that allows the diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. So along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic प्रोसेस, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फोटोकेमिकल, हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप हो रहा है, एक फोटोकेमिकल, दूसरा बायोसिंथेटिक। फोटोकेमिकल में क्या हो रहा है, ATP और NADPH बन रहे हैं, तो वो हमने देख लिया आप कैसे बन रहे हैं। नाउ दे विल बी यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। सो इट इज टेकिंग प्लेस इन दिस स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट फेज शुरू करते हैं, तो वेयर आर दीज ATP एंड NADPH यूटिलाइज। ओके,
So we learned that the products of light reaction are ATP, NADPH and O2. Of these, O2 diffuse out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the processes leading to the synthesis of food. अब ये ऐसे प्रोसेस में एंटर करेंगे जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा. More accurately, sugars. This is called biosynthetic phase of photosynthesis. This process does not directly depend on the presence of light, but is dependent on the products of light reaction, that is ATP and NADPH. लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, बट इट डजंट मीन कि डार्क में होती है. ओके ये तो सिर्फ ATP और NADPH इसको रिक्वायरमेंट होती है बिसाइड CO2 एंड वाटर. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis starts again. Right? इसलिए बोला जा रहा है it does not take place in dark reaction. Okay? आगे चलते हैं. Now let us now see that ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with water to produce CH2O और sugar, है ना, whole power n लिख रखा है sugar. It was of interest to scientists find out how this reaction proceed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into reaction or fixed. भाई CO2 जब फिक्स हो रहा है, फिक्स का मतलब इसमें मॉलिक्यूल ऐड करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है. Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary. The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic compound. ध्यान रखना. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it is called Calvin cycle. इसलिए इसको Calvin cycle बोला जाता है. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, or in short is called the phosphoglyceric acid. इसलिए इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड बनता है सबसे पहला. इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है. Now scientists also try to know whether all parts have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other part was formed in the other plant. ठीक है, any other product, sorry. मतलब कि क्या सब प्लांट के सारे पार्ट्स में सिर्फ C3 साइकिल ही होती है. एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन विच हैड 4 कार्बन. तो मतलब ऐसे भी प्लांट मिले जिसमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बन रहा है, ये 3 कार्बन का है. दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. Those plants in which first product of CO2 fixation is C3 acid, that is PGA, तो ये कहलाएगा C3 pathway, है ना, या C3 cycle. And those in which the first product was C4, that is like oxaloacetic acid, then this will be called C4 pathway. These two group of plants showed other associated characteristics that we will discuss later. ठीक है. तो चलिए अब हम C3 साइकिल को शुरू करते हैं. So let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting CO2 would have 3 carbon of PGA? तो देखिए इसका आंसर कहाँ क्या मिलता है. The studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5-carbon ketose sugar राइबुलोज बाइफॉस्फेट RUBP. अब ये बहुत सरप्राइजिंग था कि RUBP जो है वो किससे रिएक्ट करता है, वो सबसे पहले CO2 से रिएक्ट करता है और उससे बनता है PGA. ये 3 कार्बन है. तो अब देखते हैं. Now don't worry, the scientists also took a long time to conduct many experiments to reach these conclusions. They also believe that since the first product was C3 acid, the primary acceptor would be 2 carbon. They were assuming कि 2 कार्बन का होगा कोई जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है CO2 मॉलिक्यूल को और एक्सेप्ट करके 3 कार्बन का PGA बना देगा. They spent many years trying to identify a 2-carbon compound before they discovered the 5-carbon RUBP, but they didn't find any 2-carbon compound. And finally they come to this point कि सबसे पहला जो CO2 को फिक्स करता है वो 5-carbon compound है, that is RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, है ना. तो इसी को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं. चलिए देखते हैं.
Kelvin and his co-worker then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in cyclic manner, है ना, cycle में चलता है. The RUBP was regenerated. Let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 और C4. तो ध्यान रखना, कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल तो सब में होगी, चाहे वो C4 प्लांट हो या C3 प्लांट हो. मतलब जिस प्लांट में C4 साइकिल हो रही है उसमें C3 साइकिल भी होगी. तो इट इज़ कॉमन टू ऑल प्लांट. For ease of understanding, the Calvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. 3 स्टेप में C3 साइकिल कंप्लीट होती है. फर्स्ट लेते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलेशन. मतलब क्या? CO2 का मर्ज होना. सो कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase, which results in the formation of 2 molecules of 3-BGA. Okay, since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, RUBISCO. ओके तो देखिए क्या हुआ, ये आया हमारा RUBP एंड वी नो दिस इज़ द 5 कार्बन कंपाउंड. एक CO2 का मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन, ये दोनों फिक्स हुए, कार्बोक्सिलेशन हुआ जिसमें क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बने PGA के. क्योंकि PGA के कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, देखिए 5 + 1 6 कार्बन हो गए. तो PGA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन के, है ना बेटा. यहाँ तक क्लियर है. तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन. अब चलते रिडक्शन. उसमें क्या बोल रहा है, दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड. The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. इसको बाद में समझते, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ. तो देखिए वो एक्चुअली ये यहाँ पर ही बना दिया है इन्होंने. 3-फॉस्फोग्लिसरेट कार्बोक्सिलेशन हुआ, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है. नाउ इट विल अंडरगो रिडक्शन, जहाँ पे क्या होता है, एक ATP मॉलिक्यूल और एक NADPH यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज हो रहा है. देखिए हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन इसको अटैच हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है. दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कह रहे हैं. एंड बिकॉज ये 2 मॉलिक्यूल है तो कितने कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 2 ATP एंड 2 NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं. और यूटिलाइज होके वो बना लेते हैं ट्रायोज फॉस्फेट, जिससे क्या बनता है, अल्टीमेटली शुगर बनता है. बट द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे थर्ड स्टेप है विच इज़ व्हाट, रीजनरेशन, जहाँ पे इसी मॉलिक्यूल से वापस से RUBP बन रहा है. ये मॉलिक्यूल कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का हो गया, जहाँ से वापस 5 कार्बन बन रहा है. यानी कि 5 कार्बन इसमें से निकल गया, यानी कितना कार्बन बचा, वी हैव ओनली 1 कार्बन इज लेफ्ट. एंड ये इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं, जिसमें एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है. ये भी ध्यान रखिए, क्या हो रहा है, एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि इस साइकिल में हमें सिर्फ एक ही कार्बन अवेलेबल हुआ. बट वी नो सुक्रोज, या फिर हम अगर बोले कि ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का. मतलब क्या, इस साइकिल को मुझे 6 टाइम रन करना पड़ेगा. 6 टाइम रन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 6 कार्बन मिलेंगे और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा. आई बात समझ में. क्या बोला मैंने कि RUBP CO2 के साथ मर्ज करके, बिकॉज 6 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के PGA. दिस इज कार्बोक्सिलेशन. फिर इनका रिडक्शन होता है, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATP 2 NADPH यूज़ हो रहे हैं एंड ये ट्रायोस फॉस्फेट बना रहे हैं 6 कार्बन का. नाउ प्रॉब्लम ये है कि इससे वापस RUBP रीसिंथेसाइज हो रहा है, तो 6 में से 5 कार्बन का रीसिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही कार्बन अवेलेबल हुआ. ओके, बाकी सब वापस से RUBP बना रहा है. तो अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे इस साइकिल को 6 टाइम रन करना पड़ेगा. ठीक है ना, वही ये बोल रहा है कि दैट द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स.
The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 ton of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. आई बात समझ में? Third is regeneration. Regeneration of CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. है ना, साइकिल करना है तो फिर बनना ही पड़ेगा. The regeneration step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecule of ATP, है ना. तो यानी कि अब टोटल कितना यूज़ हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ ATP के हो गए, 1 मॉलिक्यूल यहाँ ATP का, यानी कि 3 तो ATP हो गए और 2 मॉलिक्यूल NADPH, है ना. तो बोल रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP and 2 of NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark cycle reaction that the cyclic phosphorylation takes place. सो आपको आगे आप बात करते हैं. टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टन ऑफ साइकिल आर रिक्वायर. सो अब हमें टोटल निकालने हैं, तो यानी कि 6 साइकिल चलानी है तो 6 CO2, है ना, और 3 ATP चाहिए एक साइकिल में. 6 ATP 6 साइकिल में कितने चाहिए, 18 ATP. 2 NADPH एक साइकिल में यूज़ हो रहे हैं, तो 6 साइकिल में कितने NADPH यूज़ होंगे, 12. ओके, सो ये हमारा एक बैलेंस शीट हो गया, या हमारा हमें एक्सपेंस हो गया कि 18 ATP यूज़ होते हैं, 12 NADPH यूज़ होते हैं. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ हाउ अ कैल्विन साइकिल ऑकर, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम C4 पाथवे करेंगे, इसी के साथ ही हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे, राइट. ये पूरा अच्छे से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एंड फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो भी करेंगे. ठीक है बेटा. चलिए यहाँ तक का पढ़ना C3 साइकिल. कोई भी डाउट आता है प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. ठीक है बेटा. चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर.